चलिए तेजी से जियोग्राफी खत्म करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारे फैक्ट्स का ओवरव्यू इस वीडियो में हम करते हैं। ये हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों हुई थी, इसके पहले एक पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ें। हिमालय की उत्पत्ति देख लीजिए। उत्पत्ति हिमालय की जो हुई वो इंडियन प्लेट के और जो यूरेशियन प्लेट है इनके अंतःक्षेपण से हुई। यहाँ वलित पर्वत का निर्माण हुआ, नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय के पहले भी वहां पर एक पर्वत श्रेणी उपस्थित थी जिसे आज हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिमालय का पूर्ववर्ती हिमालय। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण श्रेणियां जो हैं वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पर्वत श्रेणियां, ये ट्रांस हिमालय की ही पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक, तो ये हिमालय के पहले का, हिमालय से भी प्राचीन हिमालय की श्रृंखला है। इसको हिमालय, जो मुख्य हिमालय उसमें नहीं मानते हैं, हिमालय के पहले का हिमालय है, ध्यान रखिएगा। चूंकि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इन श्रेणियों का विस्तार भारत में है, इसलिए हम हिमालय के अध्ययन के तहत ट्रांस हिमालय को भी शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस हिमालय की उत्पत्ति हुई उसे हम हिमाद्री या हिमाद्री या वृहत हिमालय कहते हैं। ठीक, ये सबसे ऊंचा हिमालय है। इन चारों में जो चार हम बताने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई मतलब जो सबसे ऊंची यहाँ की चोटियां लगभग 7000 मीटर है। सबसे ऊंची चोटियां हैं ये वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री की। माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी में आती है, वृहत हिमालय या हिमाद्री में ही आती है। हिमाद्री के बाद दोस्तों जो निर्माण होता है वो होता है मध्य हिमालय का। और सबसे ज़्यादा इन हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ज़्यादा जो बसावट है, घनी बसावट है, वो मध्य हिमालय में ही है। क्योंकि मध्य हिमालय क्या है, यहाँ पर न तो अपर्दन की समस्या है और न ही इतना ज़्यादा कठिन जलवायु है कि वहाँ कोई रह न पाए। क्योंकि इसके बाद जो नवीन हिमालय है वहाँ पर भूस्खलन की और अपर्दन की समस्याएं नित्य आती रहती हैं। तो ये चार, जब इसको हम ऊर्ध्वाधर विभाजन भी कहते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण विभाजन भी कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण आएंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय या हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद आएगा आपका शिवालिक श्रेणी या फिर बाह्य हिमालय। क्या? बाह्य हिमालय। मध्य हिमालय में ही ये पीर पंजाल पर्वत स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी। इसके अलावा आपका महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये सभी मध्य हिमालय का भाग है दोस्तों। मनोरम स्थल जो आप देखते हैं वो मध्य हिमालय में ही है, शिमला आदि के, मसूरी आदि के। ठीक, तो शिवालिक श्रेणी में जो पर्वत आदि स्थित हैं, देहरादून वगैरह शिवालिक श्रेणी में ही है, ध्यान रखिएगा। देहरादून वगैरह हो गया, देहरादून, पाटलिदून, ये सब शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। तो शिवालिक श्रेणी में जो हिमालय जो पर्वत है दोस्तों, उनकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक मिलती है। और मध्य हिमालय जो है उसकी जो औसत ऊंचाई मिलती है 1500 से 4500 मीटर तक मिलती है। वहीं महान हिमालय या वृहद हिमालय या जिसको आप हिमाद्री भी कहते हैं, उसकी औसत ऊंचाई मिलती है दोस्तों 4500 से, सबसे ऊंचा कौन है, 8848 है ना, मतलब माउंट एवरेस्ट। इतना ऊंचाई मिलती है, औसत ऊंचाई वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय में जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, कामेत पर्वत, नंदा देवी, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो चोटियां हैं इसी हिमालय में, वृहद हिमालय में ही स्थित हैं। तो इसको आप किस तरीके से याद रखोगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल को उत्तर से दक्षिण क्रम में काल जपी, का से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पी से पीर पंजाल। इसमें से काल और ज अर्थात ये तीनों हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है कहां पर? मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, पीर पंजाल, महाभारत और हमने क्या बताया आपको, धौलाधर, ये श्रेणियां पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। ये तो था दोस्तों ऊर्ध्वाधर विभाजन। क्षैतिज विभाजन भी हिमालय का करते हैं हम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पश्चिम में जो हिमालय है दोस्तों वह है सिंधु से सतलज के बीच का हिमालय, जिसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसमें कश्मीर वगैरह आता है सब। ठीक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद जो इसमें सब आ जाएंगे, ट्रांस से लेकर के, वृहद से लेकर के, मध्य से लेकर बाह्य तक, ये सब इसके तहत आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ रहेंगे। उसके बाद आएगा दोस्तों सतलज से काली के बीच, सतलज से काली के बीच का जो हिमालय है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बाद जो हिमालय है वह है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय किसके किसके मध्य स्थित है? काली और तीस्ता के बीच। और सबसे पूर्व में जो हिमालय है उसे हम कहते हैं असम हिमालय। और असम हिमालय जो है दोस्तों ये कहां से कहां तक है? तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है। तो इस तरीके से हम क्षैतिज विभाजन भी करते हैं हिमालय का, अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। अब पश्चिम से पूर्व का सही क्रम विभिन्न पहाड़ियों का, तो ये मेघालय और उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये क्या है? पश्चिम से पूर्व का क्रम। मतलब सबसे पहले गारो पहाड़ियां, फिर खासी पहाड़ियां, फिर जयंतिया पहाड़ियां और फिर मिकिर पहाड़ियां। इनके नाम से, पहाड़ियों के नाम से यहाँ जनजातियां भी निवास करती हैं। गारो के नाम से गारो जनजाति, खासी के नाम से खासी जनजाति, जयंतिया के नाम से जयंतिया जनजाति। तो गारो, खासी, जयंतिया, उसके बाद मिकिर, ये है पश्चिम से पूर्व का सही क्रम इन पहाड़ियों का। विभिन्न स्थानांतरण कृषि और उनके स्थानीय नाम क्या क्या है भारत में? झूम कृषि कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में,
नॉर्थ ईस्ट में। वेवर और दहियार कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दीपा बस्तर में कहते हैं। जरा और एरका दक्षिणी राज्यों में कहते हैं। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान कहते हैं। पोडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में कहते हैं। कमन, वींगा और धावी उड़ीसा में कहते हैं। झूम कृषि को विभिन्न नामों से जानते हैं। विश्व में किन किन नामों से जानते हैं, कहां कहां? रे कहते हैं वियतनाम में। मसोले कहते हैं कांगो, जो जायरे नदी की घाटी वहां पे। फंग कहते हैं भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में। लोगन कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका में। मिल्पा कहते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोको कहते हैं वेनेजुएला में। रोका कहते हैं ब्राजील में। चितेमिनी कहते हैं युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तीनों अफ्रीकी देश हैं। लदांग कहते हैं जावा और इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें कौन कौन सी हैं? इसमें से एक पूछी जा चुकी है, तो ये पांचों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें हैं, बहुत फेमस रहती हैं। माउंट न्यूमैन संयुक्त उद्यम, जिम्बल बार हब, एरिया सी माइन जो कि अभी चर्चा में था, साउथ फ्लैंक परियोजना और ग्रेटर टॉम प्राइस माइन। अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत अवरोही क्रम में, सबसे बड़े से सबसे छोटे में, तो सबसे बड़ा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, 5895 मीटर। उसके बाद माउंट केन्या 5199 मीटर। फिर माउंट स्टेनली जो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, 5109 मीटर। माउंट स्पीके या स्पाइके युगांडा में स्थित है, 4890 मीटर। और माउंट बेकर ये भी युगांडा में स्थित है, 4844 मीटर बड़ा है। उत्तरी अमेरिका, ये 5 हैं टॉप के, सबसे बड़ा है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, इसके बाद के 4 ये हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 5 प्रमुख नदियां और उनकी स्थिति। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात करें तो 2 अलग अलग नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, किंतु ये एक साथ मिलकर विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। पूछेगा किस नदी का जो डेल्टा है वो पक्षी के पंजे के समान बहता है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। कहां की? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। ये तो हो ही गया। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। तो विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग सेंट लॉरेंस नदी है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन तथा हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर ही स्थित हैं और ये कई बार एग्जाम में मिलान के लिए आ चुके हैं। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र भी है। झारखंड में झरिया है जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये सब झारखंड के कोयला क्षेत्र हैं। उड़ीसा में तालचेर, हिमगिरी, रामपुर। आंध्र प्रदेश में कांतापल्ली, तेलंगाना में सिंगरेनी, छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत और झिलमिल, ये सब क्या है? प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां, नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है तथा तेल नदी के नाम से विख्यात है। जाम्बेजी नदी अफ्रीकी नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। कांगो अथवा जायरे नदी, यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है मतलब। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। भारत की प्रमुख मिट्टियां, लाल और पीली मिट्टी, ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्सा कवर करते हैं। ये मिट्टियां पोटास से समृद्ध हैं, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस अर्थात जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और मैग्नीशिया की कमी है, मैग्नीशिया की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है। काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे कई बार पूछा भी गया है, कौन सी मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण होता है? इसे रेगुर, कपासी, उष्णकटिबंधीय और चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की गहन खेती की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। सामान्यतः इनमें फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेटेराइट मृदा, यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निश्चालन से उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है, अर्थात ह्यूमस की कमी मिलती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। वोल्गा नदी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की यह सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है, कहां गिरती है, यह ध्यान देना है। वोल्गा नदी जो बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है, ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति, व्यापार और नौवहन के लिए आवश्यक रही है।
डेन्यूब नदी या डानुबे नदी, डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है पर्वत से और काला सागर में गिरती है। यूरोप की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई में 10 देशों से होकर गुजरता है। ये 10 देशों, जो 10 देश हैं दोस्तों, से होकर कौन सी नदी गुजरती है? यूरोप की 10 देशों से जो गुजरती है, तो डेन्यूब नदी। डेन्यूब डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। कौन? डेन्यूब का जो डेल्टा है। कहां बनता है? वो काला सागर में। राइन नदी कहां गिरती है? काला सागर में, तो डेल्टा वहीं बनेगा ना, कहीं और थोड़ी बनाएगी। राइन नदी स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से कहां से निकलती है? स्विस आल्प्स पर्वत से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। कौन? राइन नदी। यह यूरोप के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो 1235 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लॉयर नदी फ्रांसीसी सेवेनेस पर्वतमाला लोयर नदी का स्रोत है जो अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लायर मतलब झूठी नदी, आप समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। पो नदी इटैलवी कोटियन आल्प्स पो नदी का स्रोत है जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यह इटली की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 652 किलोमीटर से अधिक है। इटली की गंगा भी इसे कहा जाता है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और न्यूयॉर्क राज्य और ओंटारियो प्रांत जो कनाडा का है और न्यूयॉर्क जो अमेरिका का है, इन दोनों में यह स्थित है। यह 3 झरनों का सामूहिक नाम है नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात CNN द्वारा दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक इसको बताया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा साझा करता है। कौन? विक्टोरिया जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, किसकी? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा साझा करता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में कोरोनी नदी के सहायक चुरुन नदी पर, यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने तो ऑर्निको पढ़ा है सर, तो हमको चुरुन पढ़ा रहे हैं। देखिए, चुरुन नदी पर ही स्थित है वास्तविक रूप से। चुरुन नदी सहायक नदी है कोरोनी नदी की और कोरोनी नदी सहायक नदी है ऑर्निको नदी की। इसलिए एकदम अंदर वाला पढ़िए जो मेन वाला है। ऑर्निको पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुख्य किस नदी पर? तो चुरुन नदी पर स्थित है। ये कोरोनी नदी की सहायक नदी है और कोरोनी नदी ऑर्निको की सहायक नदी है। तो ये ऑर्निको नदी तंत्र का हिस्सा है दोनों नदियां। एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात चुरुन नदी पर ही स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 979 मीटर। ठीक। इगुआजू जलप्रपात, इगुआजू अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच की सीमा यह बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है, इगुआजू फॉल्स। यहां कई झरने एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्वायरा जलप्रपात या गुएरा फॉल्स पराग्वे और ब्राजील की सीमा पर पराना नदी पर विशाल झरनों की एक श्रृंखला है। यह विभिन्न पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम अक्सर पूछता है, ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई सबसे उत्तर में, फिर वेलिकोंडा, उसके बाद पालकोंडा, फिर नागारी पहाड़ी, और उसके बाद तमिलनाडु की पहाड़ियां आ जाती हैं, जवादी पहाड़ी, फिर शिवराय पहाड़ी, उसके दक्षिण में पंचमलाई पहाड़ी और उसके अंतिम अर्थात दक्षिण में सिरुमलाई पहाड़ी। तो आप जब उत्तर से दक्षिण पढ़ें तो नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागारी, जवादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, इस तरीके से इस क्रम में आप पढ़ेंगे। भारत की महत्वपूर्ण घाटियां, अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफी के लिए प्रसिद्ध और ये महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण एक पर्वतीय दर्शनीय स्थल माना जाता है। कंबम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। मुरखा घाटी लद्दाख में है। शुरू घाटी और नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जूक घाटी या जोक घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है। पर्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति वहां पर है। यूथांग घाटी सिक्किम। कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल सीमा के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर और पीर पंजाल सीमा पर स्थित है कुल्लू घाटी। पीर पंजाल है मध्य हिमालय का, धौलाधर है आपके शिवालिक हिमालय का। नहीं, दोनों ही मध्य हिमालय के हैं, धौलाधर और पीर पंजाल दोनों। तो कुल्लू घाटी इन दोनों के मध्य स्थित है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में कई बार पूछा गया है। शांत घाटी ये केरल में स्थित है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। जोहर घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के बंदरगाह, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार के अधीन है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक छोटा बंदरगाह महाराष्ट्र में, 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में है, सर्वाधिक छोटे बंदरगाह। लेकिन सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है, 3 बंदरगाह जो बड़े हैं। कुल 13 वर्तमान में बड़े बंदरगाह हैं भारत में। 13वां कौन हुआ है? गैलेथिया बे, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, एकदम नया बंदरगाह है भारत का, बड़ा बंदरगाह। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में कितने हैं? 3। इनमें जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ज्वारी बंदरगाह है, मुक्त व्यापार के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक व्यापार यहां से होता है गुजरात से। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के रूप में इसका नया नामकरण हुआ है। मुंबई स्थित बंदरगाह मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह
महाराष्ट्र में स्थित है। न्यावा शिवा बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और सबसे आधुनिक माना जाता है, इसे मशीनीकृत माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी इसको आप जानते हैं। मार्मुगो गोवा में स्थित है, पर्यटक एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है यह। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, कुद्रेमुख के लौ एस का निर्यात यहाँ से होता है। कोच्चि लैगून पर स्थित बंदरगाह है, अरब सागर की रानी भी इसको कहते हैं, केरल में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और सबसे कम गहरा बंदरगाह इसे बड़े बंदरगाहों में माना जाता है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित सबसे पुराना बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु निगम आधारित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और सबसे गहरा, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, जहाज मरम्मत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, चावल निर्यात वाला बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास स्थित है। गैलाथिया बे पोर्ट जो अभी हाल ही में घोषित हुआ है, 13वां बड़ा पोर्ट है भारत का, ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप के निकोबार के पर्वत शिखर, तो सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, कहाँ स्थित है ये ध्यान रखना है। सैडल पीक सबसे ऊंचा भी है और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आप इसी क्रम में उत्तर से दक्षिण क्रम भी याद रखिएगा और किस पे स्थित है, किस द्वीप पर, यह भी याद रखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांत, गैसीय या वायव राशि परिकल्पना कांट ने दी थी। निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति की लाप्लास ने दी थी। ग्रहाण परिकल्पना चैम्बरलिन व मोल्टन ने दी थी। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ने दी थी। द्वैतारक परिकल्पना रसेल ने दी थी और बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेवेंटर ने दी थी। मृदाओं में निम्नलिखित आकार एवं व्यास के मृदा कण होते हैं, जैसे बजरी 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण को बजरी कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। बारीक बजरी 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण आते हैं इसमें। मोटी बालू 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण आते हैं इसमें। बारीक बालू 0.02 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण आते हैं। गाद या सिल्ट 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण आते हैं। चिकनी मिट्टी, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया था, 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण चिकनी मिट्टी के तहत आते हैं। बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा जो ट्रायंगल है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका विस्तार बरमुडा, मियामी और सान जुआन, मियामी दक्षिणी फ्लोरिडा में और सान जुआन प्यूर्टो रिको में, यहां तक है। इसका विस्तार बरमुडा, मियामी और सान जुआन तक है, ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, अफीम उत्पादक क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व एशिया के हैं उनको स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में जानते हैं। इनका विस्तार म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में है। इन तीनों को अगर हम देखें ध्यान से तो ये त्रिभुज के रूप में दिखते हैं और अफीम व्यापार के लिए, अफीम उत्पादन के लिए ये कुख्यात हैं। स्वर्ण अर्धचंद्र, गोल्डन क्रीसेंट, अफीम उत्पादक क्षेत्र और अफीम का जो अवैध व्यापार होता है वो यहाँ से होता है। उत्पादन कम, व्यापार ज़्यादा होता है और अवैध व्यापार ज़्यादा होता है। स्वर्ण अर्धचंद्र इनको इसीलिए कहते हैं। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके अंतर्गत ये 3 देश आते हैं। इनसे होते हुए ही इसका व्यापार सुगम हो पाता है पूरे विश्व में। कोरल ट्रायंगल, कोरल समृद्ध क्षेत्र, कोरल का जो विस्तार है दोस्तों, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते, ये कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, कितने देश आते हैं इसमें? कोरल ट्रायंगल का विस्तार है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है कि कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत कौन से देश नहीं आते हैं। तो कौन से आते हैं याद कर लीजिए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते। नदी घाटी परियोजनाएं, उनकी अवस्थिति, बदायूं सिंचाई परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना या रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां, जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र या सांगपो जिसको कि उधर बोलते हैं, साल्वीन, मेकांग, तिब्बत में सांगपो की नदी नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, साल्वीन, मेकांग, सिंधु, सतलज, यांगसी। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा वृहत नॉलेज के लिए आप लोगों ने मैप देखा होगा हमारा, उसमें बहुत कायदे से हमने बताया है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो कनाडा ये जो है सबसे ज्यादा सीमा वाला, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। उसके बाद नॉर्वे आता है दूसरे स्थान पे, फिर इंडोनेशिया तीसरा, चौथा रसिया, पांचवा फिलीपींस। ये 5 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश हैं अवरोही क्रम में। सबसे ज्यादा कनाडा, फिर इंडोनेशिया, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर रसिया और फिर फिलीपींस। 7,516 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। हालांकि अब ये संशोधित हो गई है, 11,000 समथिंग हो गई, 11,000 किलोमीटर के आसपास वास्तविक जो तटीय रेखा है भारत की वर्तमान में अपडेट हुई है। तो उसके बाद किस स्थान पे आता है इसको हम अपडेट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। दक्षिण भारत की पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम में, दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में। अभी हमने पीछे देखा था नल्लामलाई सबसे ऊपर, फिर नीलगिरी, उसके बाद उससे दक्षिण में अन्नामलाई और सबसे दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी जो केरल की है। तो ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम में, सबसे उत्तर में नल्लामलाई, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम पहाड़ियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां किस देश में पाई जाती हैं? पिग्मी कांगो बेसिन में, बोरो ब्राजील में, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका में, हैदा अमेरिका में, ताररता यूकाधिर साइबेरिया में, बद्दू अरब में, याकू टुंड्रा प्रदेश में, जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका या केन्या में।
विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य व संबंधित सागर एवं भूभाग जिनको अलग ये करता है। बेरिंग सागर आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को अलग करता है। अलास्का और रूस को, उनके भूभागों को अलग करता है बेरिंग सागर, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, बेरिंग सागर जो है ये जल संधि आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ती है, अलास्का और रूस को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। डोबर जल संधि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस को, उनके स्थल भागों को अलग करती है। मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। फ्लोरिडा और मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक जो ओशन है दोस्तों, अटलांटिक ओशन और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा की जल संधि। किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। और फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करती है। पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के भूभागों को अलग करती है। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां तो बाल्को कोरबा में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी। हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, यूएसए की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। नालको दामनजोड़ी उड़ीसा में स्थित है, फ्रांस की सहायता से। इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है, कनाडा की सहायता से। और माल्को सलेम तमिलनाडु में स्थित है, इटली की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किस देश से और किस प्रदेश में, किस जगह पर स्थित है और क्या नाम है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ये तो हमने देख ही लिया, इसको फिर से नहीं देखना। भारत के प्रमुख दर्रे चांगला दर्रा लद्दाख में है, खारदुंग दर्रा लद्दाख में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। तो लिपुलेख मालिनी से याद रखिएगा, माना से माँ से माना दर्रा, और ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा मालिनी। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, और तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। ये प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी प्रमुख दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, ठीक है। और इसके अलावा बाड़ा लाचा दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नहीं, यहाँ दिया नहीं हमने दोस्तों। बाड़ा लाचा शिपकीला दर्रा, ठीक है, और बाड़ा लाचा शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं महत्वपूर्ण, कुंजुम और जालोरी। ये दोनों दर्रे भी कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रे हैं दोस्तों, और तीन महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन? बोमडिला, दीफू और यांग याप, ये तीन दर्रे स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इतने दर्रे हैं महत्वपूर्ण। पाकिस्तानी शहर नॉर्थ टू साउथ, अभी पाकिस्तानी शहरों में आक्रमण भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो मैं भी कुछ शहरों को पूछ ले, काफ़ी चर्चा में जो रहे उनके बारे में पूछ ले। तो इस्लामाबाद सबसे उत्तर में है, फिर लाहौर उसके दक्षिण में मुल्तान, और सबसे दक्षिण में कराची इसका पोर्ट भी है, बंदरगाह शहर भी है। भारत की प्रमुख झीलें, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, गोखुर झील का उदाहरण है दोस्तों ये। गोखुर झील नदियों का बहाव होता है, उसके अपर्दन के क्रम में बहने वाली ये भू आकृति है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, इस पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। वर्तमान में खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित झील है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है। वेम्बनाड झील ये केरल में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है और कभी कभी कहा जाता है उल्का पिंड यहाँ पर गिर गया था, जिस वजह से, और वही सबसे ज्यादा मान्य है, उस वजह से वहां पर झील का निर्माण हुआ। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। भारत की शीर्ष 5 ऊंची चोटियां K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8000, ये भारत की हैं। जो आपकी माउंट एवरेस्ट है आपका दोस्तों, ये स्थित है कहां पर? ये नेपाल में स्थित है, ठीक। नेपाल हिमालय में भी स्थित है। जो 4 विभाजन हमने आपको बताया, क्षैतिज विभाजन, उसमें नेपाल हिमालय माउंट एवरेस्ट आता है। तो भारत की शीर्ष 5 ऊंची चोटियां भारत की अगर बात करें तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके बाद कंचनजंगा आता है 8586 मीटर, फिर नंदा देवी 7816 मीटर, फिर कामेत पर्वत 7756 मीटर, फिर साल तारो कांगड़ी 7742 मीटर। सिंधु नदी की सहायक नदियां दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात हो रही है। सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी किस तरफ बहती है? ऐसे बहती है ना। तो इस तरफ से जो नदियां मिलेंगी, बाएं से आने वाली नदियां मिलेंगी, ये बायां हाथ हो गया या दाहिना हाथ हो गया। इधर से जो नदियां मिलेंगी उनको कहेंगे बायां हाथ से मिल रही हैं, और इधर से जो मिलेंगे उनको दाहिने हाथ से कहेंगे मिलने वाली नदियां। तो बाईं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं अपने तरफ से, मतलब भारत की तरफ की? कौन कौन? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ठीक, और जास्कर। ये सभी नदियां जो हैं बाईं तरफ से मिलती हैं। वहीं दाहिनी तट की जो सहायक नदियां हैं जो दाहिनी तरफ से आकर मिलती हैं, कौन कौन है? श्योक, गिलगित, गोमल, काबुल, ये सब नदियां किधर से मिलती हैं? दाहिनी तरफ से आकर मिलती हैं।
भारत के प्रमुख जलप्रपात हाथी जलप्रपात मेघालय में स्थित है, चलिया जलप्रपात या चूलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान में स्थित है चंबल नदी पर, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है, कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित है, दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, ये पूछा भी गया है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मच्छकुंड नदी पर स्थित है, कई बार यह पूछा गया है डुडुमा। भूमध्य रेखा पर स्थित ये देश हैं, इनका हम आपको पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं। 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अफ्रीका का साओ टोमे प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, एशिया का मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, किम से आप याद रखिएगा इसको। और दक्षिण अमेरिका वाला हमने बताया था आपको BCE से याद रखना है। अफ्रीका वाला SDG तक से बोला था आपको, याद कर लीजिएगा। कृषि उत्पादन बोर्ड कहाँ कहाँ है? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में स्थित है, चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में स्थित है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में स्थित है। विश्व की प्रमुख झीलें, ओनेगा झील रूस में स्थित है, माराकाइवो झील वेनेजुएला में स्थित है, 5 फ्लावर झील चीन में स्थित है, वाइलिंग झील डोमिनिका में स्थित है, अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, माउंट एटना इटली में स्थित है, कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है, मोनालुआ हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका में, माउंट किनाबालू मलेशिया में स्थित है, अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, जीरोफाइट किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों को। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जल प्लावित क्षेत्रों की, जहां जल प्लावन होता है, जल से भरे क्षेत्रों की वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियां होती हैं। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियां होती हैं। हैलोफाइट नमकीन क्षेत्र में, जहां पर लवणी क्षेत्र है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति होती है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पतियां होती हैं। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियां होती हैं। स्थानीय हवाओं और उनसे संबंधित देश, फान ये स्थानीय हवा आल्प्स पर्वत के आसपास की जानी जाती है। मिस्टल राइन घाटी से संबंधित है। खमसिन मिस्र से संबंधित है। बोरा इटली से संबंधित है, एडियाटिक सागर। हबूब सूडान से स्थित है, सूडान से संबंधित है। शांता आना या शांटा आना कैलिफोर्निया से संबंधित है। ब्लिजार्ड अमेरिका कनाडा से संबंधित है। नार्वेस्टर भारत से संबंधित है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जिसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी कहते हैं। अरबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। मंगोलिया मरुस्थल एशिया और रूस के बीच स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिक के साथ सारी चीजें देखी थी। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम, उत्तर से दक्षिण पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ये हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, दस्ते लूट पूर्वी ईरान में स्थित है, दस्ते करीब दक्षिण ईरान में स्थित है, दोनों ईरान में स्थित है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल, ये सब ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में। मोजावे और मोहावे कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल सिकियांग मरुस्थल भी इसको बोलते हैं, चीन में स्थित है, सिकियांग प्रांत में खासकर फैला हुआ। सोनोरन मरुस्थल एरिजोना एवं कैलिफोर्निया अमेरिका में फैले मरुस्थल है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। खारतूम श्वेत नील एवं ब्लू नील के संगम पर स्थित है। पर्थ स्वान नदी किनारे स्थित है। हैम्बर्ग एल्ब नदी किनारे स्थित है। कीव नीपर नदी किनारे स्थित है। रॉटरडम राइन नदी किनारे स्थित है। क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस नदी किनारे स्थित है। वारसा विस्चुला नदी किनारे स्थित है। विस्टुला नदी किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, उनकी विशेषताएं। 17वीं समानांतर रेखा किससे संबंधित है? तो दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच की रेखा है। 1954 के जिनेवा समझौते के आधार पर उत्तर और दक्षिण वियतनाम को विभाजित किया गया। वियतनाम के एकीकरण के बाद यह अब अप्रासंगिक हो गया है। 20वीं समानांतर रेखा यह सूडान और लीबिया के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। सूडान और लीबिया की। 22वीं समानांतर रेखा किससे संबंधित है? तो यह सूडान और मिस्र सीमा का एक बड़ा हिस्सा चिन्हित करता है, 22वीं समानांतर रेखा। 25वीं समानांतर रेखा मारितानिया और माली के मध्य स्थित है। मारितानिया सीमा के सबसे उत्तरी भाग को, जो माली और मारितानिया का सबसे उत्तरी भाग है, उसकी सीमा को चिन्हित करता है। 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक के बीच तथा अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच की सीमा को भी चिन्हित करता है। तो ध्यान रखिए, 31वीं समानांतर रेखा, इसके समकक्ष ईरान और इराक की सीमा रेखा भी है और अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच की सीमा भी है। 38वीं समानांतर रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका, अलास्का को छोड़ दिया जाए तो, और कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 1893 में सर मार्टिमर डूरन द्वारा इसको सीमांकित किया गया था, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है। आपको बता दें, 1893 में तब पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की यह रेखा थी। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग लाइन, पोलैंड और जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक रक्षात्मक रेखा बनाई गई थी, जिसे हिंडनबर्ग रेखा कहा गया, जिसे 1919 में वर्साई की संधि द्वारा अप्रासंगिक बना दिया गया। इसका कोई महत्व नहीं रह गया। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के मध्य स्थित रेखा है। यह भारत और चीन के मध्य वास्तविक सीमा है, हालांकि चीन इसकी कानूनी स्थिति पर विवाद करता है, नहीं मानता। मैगिनॉट लाइन
जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की ओर फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा खींची गई जो जर्मन आक्रमण के कारण अप्रचलित हो गई थी। क्या कहते थे? मैगी नॉट लाइन। मैन-नेरम हाइम लाइन रूस और फिनलैंड के मध्य स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विरुद्ध एक रक्षात्मक रेखा थी। ओडरलीस लाइन पोलैंड और जर्मनी के मध्य स्थित है। यह पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है, जिसे 1990 में एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई थी। क्या नाम था? ओडरलीस लाइन। रेडक्लिफ लाइन, ये महत्वपूर्ण है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत के विभाजन और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सीमांकन ऐसा किया गया था, जिसमें वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन स्थित रेखा है? रेडक्लिफ लाइन। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी रेडक्लिफ लाइन। सिगफ्रीड लाइन फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित रेखा है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर हिंडनबर्ग रक्षात्मक रेखा जो आपने देखा ऊपर, उसका यह विस्तार था। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के मध्य है। इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेबनान और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण में ब्लू लाइन को स्थापित किया गया, जो कुछ समय पहले चर्चा में भी था। ग्रीन लाइन या यूएन बफर जोन साइप्रस गणराज्य और तुर्की के मध्य स्थित है। साइप्रस में, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ समय पहले गए भी, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा गश्त किया जाने वाला एक वीर सैनिक क्षेत्र है, जो 1974 में युद्ध विराम के बाद स्थापित किया गया था। काला सागर के मध्य के पास जो स्थित देश हैं, हमने आपको ट्रिक भी बताई। क्या ट्रिक बताई थी आपको? कौन कौन से 6 देश हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। जॉर्जिया और रोमानिया में लड़ाई हुई, बट रसिया चुप रहा। बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की बट में आएंगे, रसिया हो ही गया, और जॉर्जिया और रोमानिया में लड़ाई हुई। नार्डिक देश कौन कौन से देश नार्डिक देश कहे जाते हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड को सम्मिलित रूप से नार्डिक कंट्री कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण तो ग्रेनाइट से नीस में होता है। साइनाइड बनता है साइनाइड नीस, गेब्रो बनता है सर्पेंटाइन, बेसाल्ट बनता है सिस्ट, बिटुमिनस कोयला बनता है ग्रेफाइट। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का जब रूपांतरण होता है, ठीक है, रूपांतरित चट्टानों का ये नाम है। अवसादी चट्टानों का जब रूपांतरित चट्टानों में ये तब्दील होती हैं, तो सपिंड ये बनती है सपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर बनता है क्वार्टजाइट, शेल बनता है स्लेट, चूना पत्थर बनता है संगमरमर, लिग्नाइट कोयला बनता है एंथ्रेसाइट कोयला। विश्व के प्रमुख पठार माटो ग्रासो पठार ब्राजील में स्थित है। कोरात का पठार थाईलैंड में स्थित है। चिया पास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। जाडो का पठार पूर्वी नाइजीरिया में स्थित है। बोर बोरगा का पठार ब्राजील में स्थित है। तकला माकन का पठार चीन में स्थित है। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है और पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में स्थित है। लोएस का पठार चाइना में है। उबांगी पठार मध्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओजार्क का पठार अमेरिका में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। तसली का पठार अल्जीरिया में है। बाई का पठार अंगोला में। अदा मावा का पठार नाइजीरिया में है। लॉरेंशिया का पठार कनाडा में है। पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पर्वत निर्माण का भूस्खलन सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने। तापी संकुचन का सिद्धांत किसने दिया? जेफ्रीज ने। महाद्वीपीय फिसलन का कॉन्टिनेंटल स्लिप थ्योरी किसने दी? डेली ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने। संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? होम्स ने। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया? जोली ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? मार्गन, हैरी हैस और मैकेंजी पार्कर ने। अंडमान निकोबार के द्वीप उत्तर से दक्षिण क्रम में। नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में। इसको हम आपको मानचित्र में बता चुके हैं भारत के भूगोल वाले वीडियो में। तो नॉर्थ अंडमान सबसे उत्तर में आएगा, उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो ये तो है अंडमान द्वीप। फिर निकोबार द्वीप में आएंगे। पहले अंडमान द्वीप का क्रम याद रखिए। सबसे पहले सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, मिडिल के बाद डायरेक्ट लिटिल अंडमान नहीं आएगा, मिडिल के बाद साउथ अंडमान आएगा। लेकिन साउथ अंडमान सबसे साउथ में नहीं है, इसके भी नीचे है लिटिल अंडमान। ये मिलकर के अंडमान हो गए, अंडमान द्वीप हो गए। इसके बाद कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये मिलकर बनाते हैं निकोबार। ये पूरा मिलकर बनता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कार निकोबार जो है दोस्तों, निकोबार द्वीप में कार निकोबार द्वीप जो है ये सबसे उत्तर में रहेगा। उसके बाद लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार। सबसे महान जो निकोबार है सबसे नीचे है। जो सबसे बड़ा होता है, महान होता है, वही सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है। तो ग्रेट निकोबार से याद रखिएगा, ये सबसे झुका हुआ है, सबसे नीचे है। ठीक, तो कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित तथ्य। दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम, गोदावरी सबसे लंबी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर कावेरी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। इसके अलावा मंजीरा और इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवावती, काबिनी आदि। महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल नदी, ये सब। सहारा मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है? 11 देशों में। 11 देशों का नाम याद रखिए। क्या क्या? मोरक्को, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, मिस्र, पश्चिमी सहारा, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया। इन 11 देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है।
विश्व के महाद्वीप और उनके सर्वोच्च पर्वत। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों, माउंट मैकिनले। इसका बीच में नाम माउंट डेनाली भी कर दिया गया था, जो बाइडन की सरकार ने की थी, फिर ट्रंप आकर फिर मैकिनले कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैकिनले ये है, माउंट मैकिनले दोस्तों, ये है अलास्का में, मुख्य अमेरिका के भूभाग में नहीं है, अलास्का में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अलास्का को अमेरिका ने किससे खरीदा था? रसिया से खरीदा था दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिफ है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और दुनिया का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है ये। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोस्युस्कू है। महत्वपूर्ण प्लेटें और सम्मिलित भाग। अंटार्कटिक प्लेट में कौन कौन सी हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप आता है और अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेटें आती हैं। उत्तरी अमेरिका प्लेट में कौन कौन आते हैं? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर और उत्तर अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिकी प्लेट में कौन आते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट में कौन आते हैं? प्रशांत महासागरीय नितल, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर, ठीक। अफ्रीकन प्लेट में कौन कौन आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट में कौन कौन आते हैं? यूरोप, एशिया और पूर्वी अटलांटिक महासागर। तो ये महत्वपूर्ण प्लेटें हैं और उनमें सम्मिलित भूभाग। प्रमुख झील और उनका विस्तारित क्षेत्र। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैली हुई हैं। तो इनको 5 देशों को तारीख से याद रखने के लिए हमने आपको बताया था, TARIK। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या में। ये सब हम आपको सबका सूत्र भी बता चुके हैं, बढ़िया से रट लीजिएगा। टांगानिका झील कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी में है। महासागरों में अवस्थित प्रमुख द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में है। न्यूगिनी द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में है। बेफिन द्वीप उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। जावा द्वीप हिंद महासागर में है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में। होंशु द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्यूबा कैरेबियन सागर में है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। श्रीलंका हिंद महासागर में है। तस्मानिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में है, अर्थात आपके आर्कटिक महासागर में है। विक्टोरिया द्वीप ये भी उत्तरी ध्रुव महासागर में है। उत्तरी द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। दक्षिणी द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। सुलावेसी द्वीप हिंद महासागर में है। इलिस मेरे द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में है। विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं। बेंगुला धारा दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा बेंगुएला की जलधारा बहती है। किसकी जलधारा? अटलांटिक महासागर की। बेंगुला की जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर। कनारी की जलधारा, यह जलधारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। कहां से? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की दिशा में। पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट या पेरू की धारा जिसको कहते हैं, यह दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पेरू के पास प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। विश्व के प्रमुख गर्म जलधाराएं। गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा की धारा जब एनलीज की धारा से मिलकर हेटराज अंतरीक्ष से आगे बढ़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। यह एक गर्म जलधारा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज वर्ष 1513 ईस्वी में पोंस डी लियोन ने की थी। ब्राजील की धारा, यह भी गर्म जलधारा है, महत्वपूर्ण। ब्राजील तट के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ब्राजील तट के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली धारा है, यह एक गर्म जलधारा है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यह भी एक गर्म जलधारा है। कैस्पियन सागर संबंधित तथ्य। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व के सभी झीलों के कुल जल का 40 से 44% जल इसमें पाया जाता है, जितने झील हैं। तटवर्ती देश कौन कौन है? 5 देश याद रखिएगा तारीख से। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रूस, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। कैस्पियन सागर तो आपने पढ़ा कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है? विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों ये है मीठे पानी की झील, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों सुपीरियर झील, और दूसरे नंबर की सबसे मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील। और सिर्फ झीलों की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, उसके बाद दूसरे नंबर पे सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, ठीक। अगर खारा और मीठा दोनों को मिला लिया जाए, नहीं तो खारे और संयुक्त में समग्र में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर ही है। विभिन्न चक्रवात विभिन्न स्थानों पे किस नाम से जाने जाते हैं? हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जानते हैं इनको। कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से अमेरिका के आसपास जानते हैं इसको। चीन सागर में टाइफून के नाम से जानते हैं। जापान में टाइफू के नाम से जानते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में बागुइयो के नाम से जानते हैं। अमेरिका में टोरनेडो के नाम से जानते हैं। रबी और खरीफ फसल। खरीफ फसलें मानसून पर निर्भर हैं और उनकी फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। इसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि आते हैं। रबी की फसलें मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में बोई जाती हैं
और गर्मियों में काटी जाती हैं। इनकी फसल का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। रबी की फसलें में कौन कौन? गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना, अलसी आदि आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देशों के नाम। अफ्रीका महाद्वीप के जो द्वीपीय देश हैं, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोमे, केप वर्डे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों और दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तक फैला हुआ है। वहीं उत्तर पूर्व में जो मेघालय का पठार है दोस्तों, वो भी इसका कभी भाग हुआ करता था, बाद में टूट के अलग हो गया। ठीक है, शिलांग एवं कार्बी एग्लोंग जो पठार है वहां तक इसका विस्तार मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। एल नीनो एक जलवायु घटना है। यह तब होती है जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह औसत से अधिक गर्म हो जाती है। ध्यान रखिएगा, औसत से अधिक गर्म हो जाती है। यह एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO चक्र का हिस्सा है जो दुनिया भर में जलवायु पैटर्न को प्रभावित करते हैं। वर्षा में वृद्धि होती है इसकी वजह से। इससे अफ्रीका के जो हॉर्न है, केप हॉर्न है, और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ आ सकती है भारी बारिश की वजह से। वहीं सूखा भी कई इलाकों में पड़ सकता है, जैसे भारतीय मानसून इसकी वजह से कमजोर होता है। उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग है, वहां भी सूखे की स्थिति आ जाती है इसकी वजह से। तो कहीं बाढ़, कहीं वर्षा। अधिक तूफान पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में और अधिक तूफानों को बढ़ावा दे सकता है। समुद्री जीवन में गिरावट, इससे मछली, प्लैंकटन जैसे समुद्री जीवों की संख्या में कमी आती है। समुद्री जीवन में गिरावट आता है। इसमें होता क्या है, जहां पर कम वायुदाब की उपस्थिति होनी चाहिए वहां होता है हाई प्रेशर बन जाता है। तो आपको पता है वायु क्षैतिज दिशा में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो इसमें होता क्या है, जहां हाई प्रेशर बनना चाहिए था वहां लो प्रेशर, जहां लो प्रेशर बनना चाहिए था वहां हाई प्रेशर। इससे जलवायु उल्टी दिशा में एक प्रकार से बने। जहां पर वर्षा होनी चाहिए थी वहां बाढ़ आ जाती है, वहां पर सूखा पड़ जाता है, और जहां पर जिस समय सूखा पड़ना चाहिए वहां वर्षा हो जाती है। ठीक है, ला नीना एक जलवायु पैटर्न है। तो ला नीना के दौरान उत्तरी और कनाडा, उत्तर अमेरिका और कनाडा सामान्य से अधिक ठंडे हो जाते हैं, जबकि दक्षिण सामान्य से अधिक गर्म होता है। ला नीना के कारण प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग और कनाडा में भारी वर्षा और बाढ़ आ सकती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ सकता है। भारतीय मानसून ला नीना की वजह से मजबूत होता है और एल नीनो की वजह से कमजोर होता है। ला नीना के कारण तूफान का मौसम अधिक गंभीर हो सकता है, जिसमें अटलांटिक महासागर में औसत से अधिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में औसत से कम गतिविधि हो सकती है, यानी वर्षा हो सकती है। कृषि, ला नीना उत्तर और दक्षिण अमेरिका में कृषि उपज को कम कर सकता है, विशेष रूप से गेहूं और सोयाबीन के लिए। समुद्री जीवन में वृद्धि होती है इसकी वजह से। जहां एल नीनो की वजह से समुद्री जीवन में कमी हो सकती है, वहीं ला नीना के कारण सैल्मन और स्क्विड जैसी ठंडे पानी की प्रजातियां कैलिफोर्निया तट पर आ जाती हैं, इनमें वृद्धि हो जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का क्रम: सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का क्रम: सबसे ज्यादा संख्या एशिया का, 2 देश मिलकर के पूरा निपटा देते हैं, भारत, चाइना, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम या नगण्य अंटार्कटिका में। भूगोलवेत्ता, परिकल्पना और सिद्धांत: अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया। प्रैट और एरी ने भू संतुलन का संकल्पना दी। आर्थर होम्स ने संवहन धारा का सिद्धांत दिया। देश के अनुसार समय क्षेत्रों की सूची: फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है, रूस में 11 टाइम जोन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 टाइम जोन है, अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है, और डेनमार्क में 5 टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में है। कुल कितना है? 12। भारतीय मानक समय IST से जुड़े कुछ खास फैक्ट: भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्याह्न रेखा से की जाती है। ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर भी जाती है दोस्तों। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे, अर्थात जब भारत में मान लीजिए 2 बज रहे हैं सुबह के या 4 बज रहे हैं सुबह के, तो उस समय जो इंग्लैंड हमसे 5 घंटे कितना मिनट पीछे, 30 मिनट पीछे चल रहा होगा। तो यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब कि ग्रीनविच में अगर 5:30 हो रहे हैं तो यहाँ पर केवल 12 बज रहा होगा उस समय रात का। ठीक, देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात वे ग्रीनविच मीन टाइम के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पे 1 घंटे का अंतर आता है। हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पे 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अर्थात अगर दो टाइम जोन्स के मध्य, या मान लीजिए भारत में गुजरात ले लें और अरुणाचल प्रदेश ले लें, तो इनके मध्य कुल कितनी डिग्री का अंतर है? लगभग इनके मध्य दोस्तों 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री कितना हो गया? 2 घंटा। तो अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, पहले भारत में मुंबई और कोलकाता के अपने स्थानीय समय होते थे, किंतु देश की आज़ादी के बाद इन्हें खत्म करके केवल एक मानक समय निर्धारित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। प्रमुख महाकल्प विवरण: पेलियोजोइक महाकल्प समुद्री जीवन और कुछ सरीसृपों का भूमि पर इस दौरान जन्म हुआ। प्री कैम्बियन युग, महासागरों के बनने के बाद पहले जीवन का निर्माण हुआ।
अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में ही हुआ था। सेनोजोइक काल वर्तमान महाकल्प, सेनोजोइक काल जो है वर्तमान महाकल्प है। स्तनधारियों का युग है यह। सेनोजोइक महाकल्प के दौरान उत्तर अमेरिका के रॉकी, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत बनते हैं और अपना हिमालय भी। मेसोजोइक युग मध्यम जीवन और यह डायनासोर का समय है। इस युग में ट्राइसिक, जुरासिक और क्रस्टेशियस काल शामिल हैं। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में। सबसे पहला कौन था? तारापुर। भारत में जल विद्युत केंद्र कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है सतलुज नदी पर। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित है कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध है, इडुक्की परियोजना है, केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। लाल सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। लाल सागर के रेड सी के देसी से याद रखिएगा, हमने आपको बताया देसी से आराम से याद हो जाएगा आपको। डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया, एस से सूडान, एस से सऊदी अरब, ई से इजिप्ट और वाई से यमन। अरब प्रायद्वीप में आने वाले देश कौन कौन है? पूछता भी है अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इराक और जॉर्डन का कुछ दक्षिणी हिस्सा, इतने आते हैं अरब प्रायद्वीप में, इतने देश। ठीक है। भारत में कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें 90 से 95% अर्थात सबसे अधिक रहती है। जलते समय यह धुआं नहीं देता है, ताप सबसे अधिक देता है अर्थात ऊर्जा सबसे अधिक इसी से मिलती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। कार्बन की मात्रा 55% से 80% होती है। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है। यह क्षेत्र देश के कुल 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला ही, सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी के हैं। लिग्नाइट कोयला घटिया किस्म का भूरा कोयला है। कार्बन की मात्रा 40% से 55% तक होती है। इसमें गंधक की, सल्फर की प्रचुर मात्रा होने के कारण यह कुछ उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं माना जाता है। पीट कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला यही है। कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। जलाने पर सबसे ज्यादा राख और धुआं इसी से निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है जिसमें आर्द्रता अधिक होती है। पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी मिरी, अबोर, मिशमी, डाफला, पटकाई बूम। असम की पहाड़ियां मिगिर पहाड़ियां, उत्तरी रेंगमा, बारेल। नागालैंड की पहाड़ियां नागा पहाड़ियां। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। मणिपुर की बाल पहाड़ियां। मिजोरम की मिजो और लुशाई पहाड़ियां। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कोसी नदी सप्तकोशी नेपाल से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से, जानापाव पहाड़ी से। झेलम नदी वेरीनाग स्प्रिंग से, पीर पंजाल रेंज से। रावी नदी रोहतांग दर्रे से। गंगा में बाएं से मिलने वाली नदियां, गंगा कैसे आती हैं? इस तरीके से आती हैं। तो मतलब गंगा का जो दाहिना हाथ है इधर है, बाएं हाथ इधर है। इस तरफ से जो नदी मिलेंगी दाहिनी तरफ हो जाएंगी, इस तरफ जो मिलेंगी इस तरफ जो मिलेंगी बाएं तरफ हो जाएंगी। ये बायां हाथ है और ये दाहिना हाथ है। इस तरफ से गंगा इस तरफ बह रही है, मतलब आप इस तरफ जा रहे हो तो दाहिना ये हो गया, बायां ये हो गया। पूछ रहा है बाएं से मिलने वाली अर्थात इस तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं कौन कौन है? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। इसके बाद गंगा में दाएं से बाएं मिलने वाली प्रमुख नदियां, तो यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। सोन नदी कहां मिलती है? बिहार में जाकर के। यमुना और टोंस इलाहाबाद में मिलती हैं। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा दोस्तों? पश्चिम से पूर्व क्रम यमुना, फिर टोंस, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंगा, फिर कोसी, फिर महानंदा, फिर हुगली, फिर ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो भूगोल के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में बार बार, इस वीडियो से पूरा बहुत तेजी से रिवाइज हो जाएगा। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों।